कंटिन्यूसली फायरिंग चालू थी वहाँ, तो हमारे घर के कंपाउंड के बाहर ही आर्मी की टैंक्स लगी हुई थी। हमारे तो सर बिल्कुल पास में ही ब्लास्टिंग हुए हैं जी, बिल्कुल 10-15 फुट के फासले में जी। वहाँ पे स्थिति बहुत बिगड़ गई हुई है। तो सिविल वॉर चल रही है वहाँ पे, अभी तो निकलना वहाँ से मुश्किल हो गया था, लेकिन थैंक्स टू द नरेंद्र मोदी, आर्मी, नेवी। 10 days कंटिन्यूस मिसाइल्स आ रही थी, क्योंकि दोनों साइड से दोनों फोर्सेस बिल्कुल हमारे घर के सामने थे, जो एकदम वॉर जोन का रेड जोन था, हम उसी के बीच में थे। वहाँ पे काफी सिचुएशन क्रिटिकल है, वहाँ पे बमबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, टैंक से गोले दागे जा रहे हैं। सुलग रहा है सूडान, झुलस रहा है सूडान, आपस में ही लड़ रहे हैं सूडान के दो कप्तान। जो कल तक साथ मिलकर सूडान की तरक्की का सपना संजो रहे थे, उन्होंने ही आज सूडान को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। करीब 12 साल पहले जो मुल्क गृह युद्ध की वजह से दो हिस्सों में बंट गया था, वहां अब फिर से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। 24 घंटे लगातार वहां पे गोलियां चलती थी, फाइटर जेट के मिसाइल दागे जाते थे। गोलियों की आवाज से शहर दर शहर थर्रा रहे हैं। सूडान में टेलीविजन टेलीकास्ट बंद है, रेडियो बंद है, इंटरनेट से लेकर बिजली का भी भरोसा नहीं। तो वहाँ की परिस्थिति तो ऐसी है कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया उन लोग ने सूडान को, और क्या बोले तो नो वाटर है, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, और बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी। खाने का इस समय प्रॉब्लम हो चुका है वहाँ पे, वहाँ जा ही नहीं सकते बाहर कुछ लेने के लिए। गोलियां आ रही है, जा रही है, कहीं से भी आए कहीं से भी जाए कुछ पता नहीं है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। खाने पीने के सामान की किल्लत से जिंदगी उस जंग से भी खतरनाक दिखाई दे रही है जो सूडान के शहरों में लड़ी जा रही है। इतनी मुश्किलों में हम लोग ने वक्त वहाँ पे गुजारा, ना खाना ना पानी, 10-12 दिन से लाइट भी नहीं, और फायरिंग पे फायरिंग हो रही है। और सेकंड फ्लोर पे हम लोग थे, तो जब फायरिंग होती थी तो हम लोग का फ्लोर हिलता था। ऐसी मुश्किल हालात में भारतीय सेना के जाबाजों ने सूडान से भारतीयों को सही सलामत वापस हिंदुस्तान लाने का बीड़ा उठाया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कावेरी। कावेरी नदी के बारे में कहा जाता है कि ये कई रुकावटों का सामना करने के बाद अपने निर्धारित जगह पर पहुंचती है। वैसे ही जैसे एक मां अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी कठिनाइयों के साथ करती है। दरअसल भारतीय सरकार के द्वारा भारत सरकार ने भी इसी वजह से इससे प्रेरणा लेते हुए इस ऑपरेशन का नाम कावेरी रखा, क्योंकि भारतीयों को कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद भारत लाया गया, और उसी दुलार के साथ, उसी प्यार के साथ जैसे एक मां अपने बच्चे का प्यार करती है। हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली से करीब 4,800 किलोमीटर दूर सूडान की राजधानी खार्तूम और उसके आसपास के इलाकों में 15 अप्रैल से गृह युद्ध की चिंगारी भड़की, और ये धीरे धीरे आसपास के शहरों में फैलती चली गई। खार्तूम और उसके आसपास के शहरों में लोगों की रातें और दिन गोलियों की आवाजों में और बम धमाकों में ही गुजर रही है। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, और मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। लोग दहशत में हैं, और इसी दहशत की एक झलक नजर आई मुंबई की फोरम शाह में भी। मुसीबत की इस घड़ी में उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया, ये वो याद कर एक बार फिर से घबरा जाती हैं। बुलेट हमारे घर में भी घुस गई थी, मैं और मेरा बड़े बेटा अकेले ही रहते थे करके से, तो बुलेट जब भी घुसा तभी वो पूरा ग्लास का वो बालकनी भी ब्रेक हो गया करके से, तो बहुत ही बुरा था। और हमारे घर में ही 2 मिलिट्री के ऊपर टेरेस पे 2 मिलिट्री के आदमी भी घुस गए थे गन वन वगैरह लेके, तो दरवाजा भी खोलना नहीं था। 5 दिन तक हम लोग बिना दरवाजा खोले, पानी लाइट के बिना
एक चट्टाई पे बस बैठे हुए थे, क्योंकि सोफे पे अगर बैठते थे बुलेट वगैरह आ जाता था, सर पे लग जाता था, तो नीचे ही बैठे थे, नीचे ही सोते थे, सब ऐसे ही था, जमीन पे ही रहते थे हम लोग। फोरम शाह सूडान में 10 साल से रह रही थी। वो वहाँ एक स्कूल में एकेडमिक मैनेजर के तौर पर काम करती हैं। सूडान में जब गृह युद्ध छिड़ा तो वहाँ के मुश्किल हालात में वो भी फंस गईं। ऑपरेशन कावेरी के तहत जब वो भारत लौटी तो उन्हें ऐसा लगा मानो नई जिंदगी मिल गई। 15 दिन से बहुत ही बुरी हालत थी, ना लाइट था, ना पानी था, ना कुछ था करके ऐसे, और बहुत ही बुरे दौर से गुजरे। पर इंडियन गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि भाई उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है करके ऐसे, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, जद्दा में गए तो जद्दा में भी सब अच्छे से, पोर्ट सूडान, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सब कुछ किया था करके। अफ्रीकी महादेश का तीसरा सबसे बड़ा देश है सूडान, जहां 2 कमांडर्स की सत्ता की भूख ने सूडान को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। एक ओर सूडान की सेना है तो दूसरी ओर सूडान की ही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये दोनों मिल गए जब इनको लगा कि पॉपुलर मूवमेंट इतना पावरफुल हो गया और उमर अल बशर का कंट्रोल खत्म हो गया, वो लीडरशिप नहीं दे पा रहे थे, तो सेना ने वहां पे, इससे पहले कि जनता स्वयं सत्ता हासिल कर लेती, सेना ने हस्तक्षेप किया और इन दोनों ने मिलकर उमर अल बशीर को हटाया, कि सरकार को टर्मिनेट किया, अरेस्ट किया उनको, और फिर उसके बाद एक जनता को काम करने के लिए उन्हीं ने एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाई। उसमें तय हुआ कि बाद में सत्ता पूरी हासिल हो जाएगी। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद सेना ने जो सिविलियन पार्ट था गवर्नमेंट का, उसको डिसमिस किया, अरेस्ट किया उन लोगों को, और स्वयं पूरी तरीके से सत्ता में आ गए। सत्ता हासिल करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। एक दूसरे को बुरी तरीके से बर्बाद करने और मिट्टी में मिला देने की ये लड़ाई अब आम लोगों तक पहुंच गई है। दरअसल सूडान और उसकी राजधानी यानी खार्तूम के आसपास के शहरों और खार्तूम में लड़ने वाली सेना को सूडान कॉम्बैट फोर्स कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस सेना को चैलेंज करने वाली फोर्स यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स भी उसके आमने सामने खड़ी है। दोनों फौजें सरकारी मुख्यालय, एयरपोर्ट, टीवी और रेडियो सेंटर जैसी जरूरी इमारतों पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। लिहाजा दोनों ओर से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। वहाँ पे हमारे बिल्डिंग के ऊपर गोलियां गिरती थी, इसे रखो और थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा। मिसाइल गिरा, ऊपर का कंक्रीट टूट गया, हम लोग दूसरी जगह जाके तो पहले काउंटिंग करते थे। फिर एमबीसी को कांटेक्ट किए तो ग्रुप बनाए, उसके बाद धीरे धीरे आदमी निकलना चालू। इस संघर्ष में फौजियों और आम लोगों को मिलाकर 500 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, लेकिन ये सिलसिला अब भी जारी है। कंटिन्यूसली फायरिंग चालू थी वहाँ, और क्या बोले तो हमारे घर के कंपाउंड के बाहर ही आर्मी की टैंक्स लगी हुई थी, तो बच्चे बैल्कनी में भी नहीं जा सकते थे। हम लोग विंडो डोर ओपन कुछ भी नहीं करते थे। सूडान के आम नागरिकों की हालत ज्यादा खराब है। जान के खतरे के साथ उन्हें बुनियादी चीजों की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि पीने के लिए पानी तक मैसर नहीं हो रहा। हालात अच्छी नहीं है, हम लोग कैसे बचे, बहुत मुश्किल से। कोई दिन 8-10 दिन तक कमरूम में बंद रहे, न लाइट है न पानी। सूडान में करीब 3,500 भारतीय रहते हैं, जिसमें 1700 वो लोग हैं जो युद्धग्रस्त इलाके में फंसे थे। सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की। ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत 24 अप्रैल 2023 को हुई। इसमें एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट और नेवी के शिप सुमेधा, तेग और तरकश को लगाया गया।
मुश्किल हालात में भारतीयों को सकुशल वापस लाना बेहद चुनौतीपूर्ण था, लिहाजा विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने खुद इस ऑपरेशन की अगुवाई की। सबको सुरक्षित वापस लाना ये सरकार का जिम्मेदारी है, इसलिए आप सबको यहाँ स्वागत करने के लिए उन्होंने विशेष तरफ से भारत से यहाँ भेजा है। सूडान से अपनों का रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना दिन रात जुटी रही। सेना ने लोगों से वादा किया था कि जब तक वो सूडान से आखिरी भारतीय का रेस्क्यू नहीं कर लेती, वो यहाँ से हिलेगी नहीं। Everybody will go out. Our team will go out. जब सब चले जाओगे और जब भी कोई एक आधा नहीं बचेगा तब भी हम लोग यही रहेंगे। डोंट वरी। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के पंसाई गांव के दीपक अग्निहोत्री भी रोजी रोजगार के लिए सूडान गए थे। दीपक ने अपनी आंखों के सामने सूडान को सुलगते हुए देखा। 15 अप्रैल को सुबह के समय दफ्तर जाते वक्त दीपक को उनके दोस्तों ने बताया कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, लिहाजा वो संभल कर जाए। हमने सोचा नॉर्मल है वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल होता ही है थोड़ा बहुत, तो उसमें थोड़ा टीयर गैस वगैरह छोड़ते थे, लेकिन थोड़ा आधे घंटे के बाद देखने को मिला कि वहाँ पे मिलिट्री ज़्यादा घूम रही है रोड पे, और फिर एयरपोर्ट पे लगा पता कि एयरपोर्ट पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो फिर थोड़ी देर बाद सुनने को आया कि इजिप्ट का कोई प्लेन था, उसमें उन्होंने हमला कर दिया है। वहाँ पे जो यात्री थे वो उतार दिए और उसके बाद उन्होंने उसको ब्लास्ट कर दिया। सूडान में बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं। कोई यूपी से सूडान पहुंचा था, तो कोई बिहार से, कोई मुंबई से, तो कोई केरल से। लिहाजा सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सुरक्षित वतन वापसी काफी चुनौतीपूर्ण था। खार्तूम में लड़ाई शुरू होते ही भारतीय दूतावास एक्टिव हो गया। सभी लोगों के साथ संपर्क साध लिया गया। यहां तक कि दिल्ली में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई। कहा गया कि फोन की चार्जिंग को लेकर परेशानी और नेटवर्क को लेकर इश्यूज को लेकर भी दूतावास ने कई सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, ताकि कोई भी भारतीय इस मुसीबत की घड़ी में सूडान में न छूट जाए। सूडान का एयर स्पेस बंद है। जाहिर है वहां से भारत या दूसरे विदेशी नागरिकों को एयरलिफ्ट कर निकालना मुश्किल था। लिहाजा खार्तूम से 800 किलोमीटर की दूरी पर सूडान पोर्ट से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें शुरू हुई। एक तरफ भारत ने अपने लोगों के इवैक्यूएशन शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने सूडान के दोनों मिलिट्री ग्रुप से बातचीत भी शुरू कर दी और 24 अप्रैल को 72 घंटे के लिए सीज फायर भी तय करवा लिया। हालांकि इस दौरान 72 घंटे के दौरान कई बार इसका वॉयलेशन भी किया गया, लेकिन भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों ने इन्हीं 72 घंटों में अपने लोगों को वहां से निकालने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी। खार्तूम और आसपास के इलाकों से बसों के जरिए भारतीयों को पहले सूडान पोर्ट, फिर वहां से आईएनएस सुमेधा जैसे भारतीय युद्धपोतों के जरिए सऊदी अरब के शहर जिद्दा तक लाया गया। फिर जिद्दा से एयरलिफ्ट कर भारतीय नागरिकों को सही सलामत अपने देश लाया गया। हमें गर्व है अपने भारत पे कि हमारी एयरफोर्स और नौसेना ने हमको बचा के वहां से निकाल लिया। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनके वजह से हम लोग आज यहाँ पे सेफ हैं। अदरवाइज हम लोग का वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। दरअसल युद्धग्रस्त इलाकों के अंदर जो भी सरकारें या फिर जो इसका भी शासन है, वो उनसे ये माना जाता है कि वो इन युद्धग्रस्त इलाकों में मानवीय आधार पर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए, जिसके तहत वहां के आम लोग और विदेशी वहां से निकल सके। दरअसल इन इलाकों में ये सहमति बनती है कि युद्ध के समय के अंदर इन कॉरिडोर्स पर कोई हमला नहीं किया जाए, और यही वजह है कि इन इलाकों से इवैक्यूएशन या फिर लोगों को निकालने का काम आसानी से किया जा सके। हालांकि सूडान को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। वहां देश में सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने थे, जिसमें हालात कभी भी बदल सकते थे। सूडान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है, यानी यहां लोकतंत्र का राज है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है। दरअसल सूडान में ना तो किसी नेता और ना ही किसी पार्टी का राज रहा है। यहां पर सेना और अर्धसैनिक रैपिड फोर्स यानी सपोर्ट फोर्स लगातार राज करती आई है या फिर यहां की सरकार चलाती आई है। इसे एक तरीके का ट्रांजिशनल सोवेरेनिटी काउंसिल कहा जाता है, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 2019 में की गई थी, लेकिन अब वो भी भंग हो चुका है और यहां पर सत्ता पर काबिज होने की जबरदस्त जंग चल रही है। सूडान में गृह युद्ध का लंबा इतिहास रहा है। सूडान पर मिस्र और ब्रिटेन का शासन हुआ करता था।
साल 1952 में यहाँ आजादी के लिए जनमत संग्रह हुआ। इसके बाद 1956 में जाकर सूडान को आजादी मिली। हालांकि आजादी मिलने के बाद दक्षिणी सूडान की आबादी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। उनकी मांग और ज्यादा स्वायत्तता देने की थी, जो आजादी से पहले ही चली आ रही थी। नतीजा ये हुआ कि आजादी से पहले ही 1955 में उत्तर और दक्षिणी सूडान के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। ये गृह युद्ध 1955 से 1972 तक चला। आंकड़ों के मुताबिक उस गृह युद्ध में करीब 5 लाख लोग मारे गए। फिर साल 1972 में शांति समझौते के बाद ये खत्म हुआ। शांति समझौता हुए 10 साल ही हुए थे कि दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध 1983 में सूडान सरकार और सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हुआ। सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी दक्षिणी सूडान के लिए और ज्यादा स्वायत्तता की मांग को लेकर लड़ रही थी। 1983 से 2005 तक 22 साल तक चले सिविल वॉर में 20 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अनुमान है। 2005 में सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी और सूडान सरकार के बीच शांति समझौता हुआ। इस शांति समझौते के बाद 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का 54वां और दुनिया का 193वां देश बन गया। दशकों तक हुए गृह युद्ध के बाद सूडान के 2 हिस्से तो हो गए, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। अप्रैल 2019 में जब से ओमर अल बशीर की सरकार गिरी, तब से सूडान में स्थिरता नहीं आ पाई और ताजा संघर्ष के पीछे कई घटनाओं, तनाव और राजनीतिक संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला है। काफी समय से वहाँ पे इनस्टेबिलिटी है। बीच बीच में वहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई, उमर अल बशीर आ गए, इन्हीं ने इस्लामिक हुकूमत कायम की जो कि ऑटोक्रेटिक थी, तानाशाह की तरह वो काम कर रहे थे, इस्लाम का नाम यूज कर रहे थे, मिलिट्री पावरफुल थी और उन्हीं ने लंबे समय तक वहाँ पे कई डिकेड्स में उन्हीं ने वहाँ पे रूल किया। वहाँ की आम जनता चाहती है कि डेमोक्रेसी आए, रूल ऑफ लॉ आए, लेकिन ये कि सेना जहाँ भी होती है वो आसानी से एक बार सत्ता में आ जाती है तो फिर अब सत्ता छोड़ती नहीं। हिंसा के ताजा दौर के पीछे 2 मुख्य सैन्य नेताओं के बीच संवाद की कमी है, जिन पर देश में नागरिक सरकार की बहाली की जिम्मेदारी है। वहीं जानकारों का मानना है कि संघर्ष के कई कारणों में सबसे बड़ा कारण सोना है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान में है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में ही सूडान ने 41.8 टन सोने का निर्यात किया, जिससे करीब 2.5 अरब डॉलर की कमाई हुई। देश की सबसे मुनाफे वाली सोने की खदानों पर हेमेदती और RSF मिलिशिया का कब्जा है, जो अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए गोल्ड को सिर्फ खार्तूम सरकार को ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों को भी बेचते हैं। सूडान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा रिच है। इसमें इनके पास तेल भी है, इनके पास सोना भी है, इनके पास इंडस्ट्रीज भी हैं और एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है इनका, खेती बारी पे इनका काफी वो है। तो इस तरह से सेना चाहती है उसका कब्जा रहे। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, अर्धसैनिक बल जिन्हें आप कह सकते हैं, इसमें बहुत से ग्रुप्स हैं, ये चाहते हैं कि ये अलग अलग जगहों पे जो इनके पास कब्जा है ये इसको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये टसल सेना और इनके बीच में चल रही है। जनता चाहती है कि सेना भी बैरक्स में वापस जाए और ये भी हटे यहाँ से और जनता का राज वहाँ पे होना चाहिए। 1980 के दशक के मध्य में सूडान के दक्षिणी हिस्से में आजादी के लिए संघर्ष शुरू हो गया और तीखे संघर्षों के बाद साल 2011 में रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बनने के साथ इस संघर्ष पर विराम लगा। दक्षिणी सूडान बनने के साथ ही कच्चे तेल के निर्यात से होने वाली 2/3 आमदनी सूडान के हाथ से चली गई। साल 2011 में दक्षिणी सूडान के अलग होने तक सूडान क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। वहां की कुल आबादी करीब 4 करोड़ 67 लाख है। सूडान की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं। सूडान के दक्षिण पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, तो पश्चिम में चाड है, वहीं उत्तर में मिस्र है, तो उत्तर पूर्व में एरिट्रिया है, दक्षिण पूर्व में इथियोपिया है, इसके उत्तर पश्चिम में लीबिया है, सूडान के दक्षिणी हिस्से में दक्षिणी सूडान है। दरअसल सूडान में हालिया हिंसक घटनाओं की जड़ें तख्ता पलट से जुड़ी हैं।
साल 2019 में सूडान में सेना ने तख्ता पलट किया था, जिसके बाद वहां नागरिक सरकार का गठन हुआ था। अक्टूबर 2021 में नागरिक सरकार के भंग होने के बाद से ही सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच टेंशन की शुरुआत हुई, जो एक बार फिर संघर्ष की आग में सुलग उठा। सेना ने बीते दिनों आरएसएफ के जवानों की तैनाती की व्यवस्था बदलते हुए नई व्यवस्था शुरू की, जिसे लेकर आरएसएफ के जवानों ने नाराजगी जाहिर की। धीरे धीरे नाराजगी हिंसा में बदल गई और दोनों जंग के मैदान में आमने सामने आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएफ ने सैन्य प्रमुख के आवास, राष्ट्रपति भवन और राजधानी खार्तूम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 15 अप्रैल को कब्जा कर लिया। आरएसएफ ने दावा किया कि सेना ने पहले हमला किया था और उत्तरी शहर मिरोवे और पश्चिम में अल ओबिद में मौजूद हवाई अड्डों पर कब्जा जमा लिया था। वहीं सूडान की सेना ने आरएसएफ को विद्रोही बल घोषित करते हुए अपने बयान में कहा था कि आरएसएफ कहीं दूसरे अहम सरकारी संस्थानों पर नियंत्रण न कर ले, इसीलिए आरएसएफ के खिलाफ वायुसेना ने अभियान शुरू किया। सेना की कमान जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में है, वहीं आरएसएफ की कमान हमदान दगालो यानी हेमेदती के पास है। सेना और आरएसएफ मिलकर यहां सॉवरेन काउंसिल के जरिए देश चला रहे थे। हाल ही में आरएसएफ जवानों को अपने लिए खतरा मानते हुए सेना ने बड़ा बदलाव कर दिया। सूडान में यही दोनों जनरल सरकार चला रहे थे, जो अब आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। सेना प्रमुख इस सरकार में राष्ट्रपति थे, जबकि आरएसएफ के प्रमुख लीडर उपराष्ट्रपति थे। लेकिन हिंसा भड़कने के बाद इस जंग में आम लोग भी मारे जा रहे हैं, जिससे हर ओर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सूडान के गृह युद्ध में एक तरफ सूडान की सेना के करीब 2 लाख सैनिक हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएफ के 1 लाख जवान हैं। सेना और आरएसएफ के पास पर्याप्त हथियार हैं, ऐसे में दोनों एक दूसरे पर हमला करने से चूक नहीं रहे। आलम यह है कि इन दिनों सूडान के आसमान में बम के गोले बरस रहे हैं, तो सड़कों पर गोलियों की बौछार हो रही है। साफ है कि लड़ाई हर दिन के साथ लगातार खतरनाक होती जा रही है। दरअसल सूडान में जारी गृहयुद्ध का मकसद सिर्फ सत्ता पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये लड़ाई सोने के उन विशाल भंडार के लिए लड़ी जा रही है जो अब तक आरएसएफ के कब्जे में रहे हैं। सूडान में आज भले करोड़ों लोगों को 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं है, लेकिन सूडान का कड़वा सच ये है कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार उसी के पास है। सूडान के पास इतना सोना है कि उसके नागरिकों का जीवन पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन इसके बावजूद सूडान के लाखों करोड़ों लोग आज भूखे हैं, क्योंकि ये सोने के भंडार या तो सेना के कब्जे में है या फिर आरएसएफ के कब्जे में। दिल्ली से नीतू झा और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।